हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 7 चल रहा है, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले बच्चों एथेनॉल यौगिक के बारे में। एल्कोहल के बनाने की विधि या रासायनिक अपक्रिया मैंने कंप्लीट करा दिया है, जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एल्कोहल का एक महत्वपूर्ण यौगिक जो आपका एथेनॉल है, C2H5OH, जिसे हम एथिल अल्कोहल के नाम से जानते हैं, इसके बनाने की विधि और बच्चों इसके उपयोग गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है कि स्प्लिट ऑफ बाइंड किसे कहा जाता है, तो एथेनॉल को कहा जाता है। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है बच्चों, तो एथेनॉल का सूत्र है C2H5OH। ये आपका एथेनॉल होता है, जिसे हम एथिल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से बच्चों, एथिल अल्कोहल। इसे हम स्प्लिट ऑफ बाइंड या ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि स्प्लिट ऑफ बाइंड किसे कहा जाता है, तो एथेनॉल को कहा जाता है। बिल्कुल नोट कर लेना, मुख्य पॉइंट है बच्चों, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछ भी दिया जाएगा। मैं इस पॉइंट को इसलिए नोट करा रहा हूं क्योंकि कई सारे बच्चे बाद में कमेंट करते हैं ना कि सर ये चीज आपने पढ़ाया ही नहीं, हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो ये आपका है एथेनॉल बच्चों, जिसे हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल। स्प्लिट ऑफ बाइंड या ग्रेन अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों ये आपके स्टार्च युक्त पदार्थ से प्राप्त होता है। स्टार्च युक्त पदार्थ मतलब आलू, चावल, मक्का, जौ एवं गेहूं। ठीक है, यहां से हम स्टार्च से हम इसको बना सकते हैं। बनाने की विधि हम देखेंगे मुख्य रूप से। पहला जो विधि रहेगा शर्करा का किण्वन। अब शर्करा मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास सुक्रोज है, माल्टोज है, स्टार्च से माल्टोज बन जाता है। ठीक है, आप सुक्रोज से तो डायरेक्ट आप एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपको कहा जाए कि रोटी खाओ और यदि आपको कहा जाए ग्लूकोज 1 चम्मच ले लो, तो कौन ज्यादा एनर्जी देगा, ग्लूकोज। इसके पीछे रीजन क्या होता है बच्चों, हमेशा कहते हैं कि जैसे खिलाड़ी को हमेशा ग्लूकोज का पाउडर दिया जाता है या ग्लूकोज का घुला हुआ ORS घोल या पानी दे दिया जाता है ग्लूकोज का। जैसे आपका शरीर कमजोर लग रहा है तो ग्लूकोज का वाटल चढ़ा दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए, जब हम रोटी या कोई अन्य भोजन करते हैं, जैसे चावल ही खाते हैं, मक्का की रोटी खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, तो जब आलू खाते हैं तो ये क्या होता है बच्चों, पहले इससे बनता है स्टार्च। स्टार्च फिर टूटता है तो वो आपका माल्टोज या सुक्रोज में बदलता है। फिर वो सुक्रोज टूटता है ग्लूकोज में, फिर वो ग्लूकोज टूटता है तो हमें एनर्जी मिलती है। हम अपने शरीर के बारे में बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट यदि आपको ग्लूकोज दे दिया जाए और रोटी दे दिया जाए, कौन एनर्जी देगा जल्दी, ग्लूकोज। क्यों, क्योंकि जो खाना खाने के बाद इसकी लंबी प्रोसेस होती है। हम खाना खाए, चबाए, उससे बना स्टार्च, स्टार्च टूटेगा तो वो बनाएगा आपका माल्टोज, कुछ मात्रा में सुक्रोज, फिर वो सुक्रोज टूटेगा तब वो बनाएगा ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, वो ग्लूकोज टूटेगा तब एनर्जी देगा। और यदि आपको डायरेक्ट ग्लूकोज दे दिया जाए तो फिर वो ग्लूकोज टूटेगा और तुरंत एनर्जी दे देगा। ये प्रोसेस होता है। तो डायरेक्ट जब ग्लूकोज हम लेते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि टूट करके तुरंत वो ऊर्जा देता है। ठीक है, लेकिन जब हम एक भोजन किसी प्रकार से, जैसे कुछ भी आप खाना खाओ, जैसे आपका मान लीजिए अनाज में कोई भी ले लो, चावल, गेहूं, कुछ भी ले लो, है ना, रोटी ले लो, जो भी खाना खाओगे उससे पहले स्टार्च बनता है बच्चों। तभी ना कहते हैं गन्ना का जूस हमने पिया, यार भोजन खाने का मन नहीं करता, मतलब भूख नहीं लगती है। गन्ने का जब जूस पीते हैं तो उसमें डायरेक्ट सुक्रोज होता है ना, शक्कर जिसे बोलते हैं, वो डायरेक्ट ग्लूकोज में टूटता है और वही ग्लूकोज एनर्जी दे देती है। गन्ने का जूस जब आप पीते हैं तो डायरेक्ट एनर्जी क्यों आ जाती है, क्योंकि उसमें सुक्रोज है, सुक्रोज ग्लूकोज में टूट गया और हमें एनर्जी दे दी। और वहीं पे उसके जगह आप रोटी खा रहे हो तो फिर वो पहले स्टार्च बनेगा, स्टार्च के बाद वो सुक्रोज बनाएगा और सुक्रोज के बाद वो ग्लूकोज। ये सब सारी लंबी प्रोसेस होती है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपकी बेसिक जानकारी के लिए, भाई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि कौन पहले ग्लूकोज खाए तो एनर्जी मिलता है कि रोटी खाने से, है ना। भाई जानकारी होना चाहिए ना, आप पढ़ रहे हैं, इनको रिलेट करके पढ़ा जाता है। केमिस्ट्री आपको पकाऊ इसलिए लगता है क्योंकि आप रट्टा मारते हो। रट्टा क्यों मारते हो, एग्जाम में नंबर लाने हैं, इसलिए आपसे बनता नहीं है। यदि उसी को फैक्ट के रूप में तैयार करो तो हमेशा बनेगा, क्लियर, याद रहेगा। अब यहां पर बच्चों हम पढ़ेंगे बनाने की विधि एथेनॉल। यदि क्वेश्चन बनेगा स्प्लिट ऑफ बाइंड तो बोलोगे बच्चों एथेनॉल को कहा जाता है। ग्रेन अल्कोहल एथेनॉल को, C2H5OH है, एथिल अल्कोहल इसका अन्य नाम है। इसके बनाने की विधि देखेंगे बच्चों। पहला हमारा शर्करा या किण्वन से। शर्करा मतलब डायरेक्ट, शर्करा हम एक तो डायरेक्ट शक्कर से प्राप्त कर सकते हैं और शर्करा हम स्टार्च युक्त पदार्थों से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आलू है, चावल है, मक्का है, इससे भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, शर्करा। इसको बनाने की विधि हम आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाते हैं। ये एंजाइम की उपस्थिति में होता है किण्वन की क्रिया। एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन की क्रिया होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। किसके उपस्थिति में, एंजाइम में। जैसे हम सुक्रोज लेते हैं, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है,
थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं, बनाने की विधि पे आ चुके हैं इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है बच्चों, एथेनॉल बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, सुक्रोज। सुक्रोज का सूत्र बता दो आप लोग, C12H22O11, ये सुक्रोज है। ठीक है, ये यदि हम जल के साथ इसको एक विशेष एंजाइम की उपस्थिति में इसका अपघटन करा दें, वो एंजाइम जो होता है इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये टूटेगा ना बच्चों, तो क्या बनाता है, एक तो ग्लूकोज बनाएगा, सूत्र होता है C6H12O6, और फ्रक्टोज का निर्माण करता है। फ्रक्टोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो कुछ मात्रा में ग्लूकोज, ठीक है बच्चों, कुछ मात्रा में ग्लूकोज और ये कुछ मात्रा में फ्रक्टोज बनाता है। डायरेक्ट हम शर्करा से बात कर रहे हैं, डायरेक्ट शर्करा यानी शक्कर है हमारे पास, ये सुक्रोज है। सुक्रोज को ही बोलते हैं हम शक्कर या सुक्रोज, जो भी आपको पढ़ना है। C12H22O11 ये आपका सुक्रोज है बच्चों। तो ये सुक्रोज आप कहां से प्राप्त कर सकते हो, गन्ना के सीरा से। सीरा जिसे बोलते हैं ना, सीरा, अरे भैया चाशनी आपने सुना है सीरा, अरे भैया आप लोग गुलाब जामुन नहीं खाए यार, शादी बारात में एक कढ़ाव बना रहता है, मतलब एक गंजा है ना, वो सीरा देखे आप, वही सीरा है सुक्रोज। ठीक है, सॉरी सुक्रोज, शक्कर, सीरा, ठीक है, गन्ने का रस ले लो आप, उसमें सबसे ज्यादा शक्कर पाया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में सुक्रोज को हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ते हैं। मतलब यदि हम सुक्रोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करना चाहते हैं तो किस एंजाइम की सहायता से, इन्वर्टेज एंजाइम की सहायता से। यह टॉपिक बच्चों आपको बायोलॉजी में भी मिल जाएगा कि सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलना है किस एंजाइम की उपस्थिति में, या जो सुक्रोज है किस एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित होकर ग्लूकोज या फ्रक्टोज बनाता है, तो इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। नोट कर लो, अब जो हमारा ग्लूकोज मिला है इसको जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में जब अपघटन कराते हैं बच्चों, तो सीधा एथिल एल्कोहल मिल जाता है, सीधा एथिल एल्कोहल मिलता है। जो हमारा ये ग्लूकोज है C6H12O6, इसका हम जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसमें बच्चों, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटन कराते हैं। आज तक हमने देखा ही नहीं इन्वर्टेज जाइमेज एंजाइम, हमने देखा ही नहीं, कभी प्रैक्टिकल ही नहीं किया इन चीजों का यार, तो कहां से देखेंगे। बस हम भी पहले से हमें याद है, आज भी याद है। ठीक है, तो ये बनाता बच्चों एथिल एल्कोहल का सूत्र बताना पड़ेगा। अब जो बनाने की विधि पढ़ रहे हैं तो वो तो बनाना ही पड़ेगा, C2H5OH। ठीक है, ये आपका बन गया। साथ में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, CO2। कार्बन की संख्या टोटल कितनी है, यहां पे 6 है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, 2 दूना 4, और 2 का मल्टीप्लाई यहां पर कर दूं तो बैलेंसी भी सही हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन 2 दूना 4, 4 2 6 हो गया, हाइड्रोजन ऑलरेडी बना होगा। तो ये डायरेक्ट किण्वन की क्रिया से हो गया, डायरेक्ट। और किसका किण्वन कराया मैंने, सीरा का। डायरेक्ट सीरा से प्राप्त जो सुक्रोज होता है उसका डायरेक्ट क्रिया करा दिया। अब मैं स्टार्च भी बनाऊंगा, पहले स्टार्च बनाकर प्रयोग करूंगा। देखो एथेनॉल जो बनाने की विधि है वो 2 विधि है बच्चों, एक तो शर्करा का किण्वन करा दे और दूसरा है संश्लेषण कराएंगे हम एथिलीन गैस का, आगे हम बताएंगे आपको। तो ये जो हम किण्वन कराते हैं तो उसको हम डायरेक्ट सीरा से, या फलों का जो रस होता है सीरा से डायरेक्ट किण्वन करा सकते हैं, या स्टार्च युक्त पदार्थों से, जैसे आलू, चावल, मक्का, जौ एवं गेहूं। आलू, चावल, मक्का मतलब स्टार्च युक्त ये भोजन है हमारे पास, इसको हम खाएंगे तो हमें स्टार्च मिलता है, ध्यान रखिएगा। मतलब आलू, चावल या मक्का, इन सबसे स्टार्च प्राप्त होता है, और उसी स्टार्च का हम अपघटन करा दें बच्चों तो वो बन जाता है आपका माल्टोस में, सुक्रोस में बदल जाता है। तो उसके भी अलग अलग एंजाइम है। मतलब डायरेक्ट जब हम सीरा से, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट जब हम सीरा से बनाते हैं बच्चों ग्लूकोज, तो कैसे अपघटित होता है, कैसे टूटता है, तो ध्यान रखिएगा, जब हम सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम के उपस्थिति में अपघटित कराते हैं तो ये ग्लूकोज में बदलता है। जब हम सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित कराते हैं तो ग्लूकोज बनता है, और फिर ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित कराते हैं तो हमें मिल जाता है एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। तो ये आपको तैयार रखना पड़ेगा, इससे आपको तैयार रखना पड़ेगा। ये 12th क्लास के बायोलॉजी का भी सेक्शन है। लास्ट में जो जैव अणु पढ़ोगे तो वहां भी ये आपको देखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा तैयार रखें बच्चों। लंबी चौड़ी कहानी है, यहां पर थोड़ा सा देख लो कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं सुक्रोज का सस्ता स्रोत सीरा होता है। मतलब सबसे बढ़िया सुक्रोज का रास्ता हम बनाना चाहते हैं तो सीरा हो जाता है। काले रंग का श्यान द्रव होता है जो गन्ना उद्योगों से
गन्ना उद्योगों से शक्कर के क्रिस्टलीकरण के बाद प्राप्त होता है, मतलब गन्ने के रस से हम प्राप्त कर लेते हैं। सुक्रोज पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एंजाइम इन्वर्टेज द्वारा परिवर्तित किया जाता है, मतलब जो सुक्रोज होता है बच्चों, उसको हमने इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में सबसे पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ दिया, फिर जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज को हमने एल्कोहल और CO2 में परिवर्तित कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं सुक्रोज को यदि हम किसके उपस्थिति में अपघटित कराएं, इन्वर्टेज एंजाइम में, तो पहले वो ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज को फिर हम जाइमेज एंजाइम में अपघटित करा दें तो एथिल अल्कोहल मिल जाता है। इसी को बोलते हैं बच्चों एथेनॉल। क्या बोलते हैं? एथेनॉल। लिखना है ना आप लोगों को? बिल्कुल। तो भूल चूक गलती ना करें, नोट्स बनाते चलें। यदि नोट्स लेना है तो नंबर दे दिया हूं, प्लीज आप लोग कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल यहां पर फिर से अभिक्रिया आप देख लो, ये सुक्रोज है, H2O के साथ इन्वर्टेज एंजाइम में अपघटित होकर ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाया, फिर जाइमेज की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल बना देता है। अब ये तो डायरेक्ट सीरा से हमने बनाया था बच्चों। अबे भाई साहब, स्टार्च का सूत्र क्या होता है सर? स्टार्च का सूत्र क्या होता है? स्टार्च से कैसे बनाएंगे? जैसे हमने कहा कि भाई हमारे पास आलू है, आलू को मान लो आप पीस डालो, पूरा कच्चे आलू को, ठीक है, और उसको फिर एक बढ़िया पतले कपड़े से छान दो, उसके द्रव को एक ग्लास में रख दो, फिर उसका स्टार्च वाला भाग वो नीचे तली पर बैठ जाएगा। आप लोग देखना, स्टार्च वाला भाग नीचे तली पर बैठ जाता है और जो पानी वाला भाग है वो अलग हो जाता है। फिर उसको हटा दो तो नीचे आपको स्टार्च मिल जाएगा। आप लोग प्रैक्टिकल करके देख लेना। मान लीजिए आपके पास आलू है, उसे अच्छे से पीस डालो और पानी के साथ उसे मिलाकर अच्छे से, ठीक है, उसका पहले ऊपर वाला भाग जो आपका थोड़ा बहुत कचड़ा रहेगा उसको छानकर अलग कर दो और फिर उसको बढ़िया ग्लास में रख दो। तो स्टार्च वाला भाग है वो तली पर बैठता है, वो तली पर बैठ जाएगा सफेद रंग का, आपको स्टार्च प्राप्त हो जाएगा। आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे टीचर ने स्टार्च दिखाया है आपको, किससे? आलू से प्राप्त करके। तो स्टार्च का सूत्र क्या होता है, जिसे हम बनाने की विधि देखेंगे। स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5। इसके जब कई सारे अणु, इसके सब एक लंबी श्रृंखला, तो आपका स्टार्च कहलाती है। मतलब इसकी N का मतलब 10, 15, 20, 25 हजार, ठीक है। तो इसको भाई स्टार्च को हम तोड़ना चाहते हैं, जल के अणु हम N ले लेते हैं, कई सारे जल के अणु हैं, और ये बच्चों एक ऐसा एंजाइम की उपस्थिति में टूटता है जिसका नाम है डायस्टेज। अब आप कहोगे सर आपने इस एंजाइम को देखा है? तो जिंदगी में कभी नहीं देखे, हमने एंजाइम को देखा ही नहीं भाई, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच्चाई बात है ये, और आप भी हो सकता है ना देख पाओ, ठीक है। चलिए अब ये आपस में मिलकर ना बच्चों माल्टोज बनाते हैं। जो सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11, इसके जब कई अणु आपस में जुड़ जाते हैं तो माल्टोस बनाता है। माल्टोस, ये माल्टोस है बच्चों। मतलब ये जो हमारा स्टार्च था, ये क्या था? स्टार्च। ये किस में बदला बच्चों? माल्टोस में। इसमें माल्टोस में बदल गया या माल्टोज में। अब यही जो माल्टोज होता है C12H22O11, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये कैसा दिख रहा है? ये कैसा दिख रहा है? ये शक्कर के जैसा दिख रहा है। तो जल अपघटित करा देते हैं बच्चों। तो जब जल अपघटित कराते हैं तो ये होता है माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, क्योंकि हम माल्टोज का करा रहे हैं तो माल्टेज एंजाइम के, तो ये आपका ग्लूकोज बनाता है। इसके दो भाग ग्लूकोज बन जाते हैं। जैसे यहां पर आप यदि N लिए हैं तो N ना लेंगे तो भी चल जाएगा, C6H12O6, क्योंकि यहां पे 12 कार्बन है तो ये हो गया, ठीक है। अब इसका फिर से, जैसे आप लोगों ने देखा था ना, ग्लूकोज टूटता है जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो यदि हमारे पास ग्लूकोज मिल चुका है C6H12O6, तो ये जाइमेज की उपस्थिति में टूट जाएगा। जाइमेज की उपस्थिति में टूटेगा तो बना लेगा C2H5OH, और क्या बनाएगा बच्चों? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंसिंग कराने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का यहां पे, ये दूसरा स्टेप हो जाता है। कुल मिलाकर के एक तो डायरेक्ट हमने सीरा से बनाया था, सुक्रोज से डायरेक्ट बना दिया था ग्लूकोज फ्रक्टोज, फिर ग्लूकोज को तोड़ दिया था। इस बार स्टार्च को पहले यहां पर एंजाइम है डायस्टेज, ठीक है। देखो भाई थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा है लेकिन ये डायस्टेज है, ठीक है, इसको सुधार लेना, डायस्टेज है, ओके। डायस्टेज है बच्चों, यहां पर मैं लिख देता हूं डायस्टेज। तो बनाता है माल्टोस, फिर माल्टेस की उपस्थिति में ग्लूकोज, और ग्लूकोज जाइमेज की उपस्थिति में टूट जाता है। किण्वन की क्रिया के लिए एक विशेष परिस्थिति भी होता है
जैसे टेम्परेचर लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसमें कुछ ऐसे पदार्थ हों जो कि एंजाइम को बढ़ावा दें, जैसे अमोनियम सल्फेट। इसमें HCl जैसे अम्ल नहीं होना चाहिए, H2S ना होना चाहिए, ये नहीं तो ये जाइमेज को खत्म कर देते हैं। ये चीज़ है। कुछ इसके कंडीशंस भी हैं। जब आप किण्वन कराओगे तो कुछ कंडीशन होता है किसकी उपस्थिति में किण्वन कर सकता है। तो लगभग कमरे के ताप से ज़्यादा ताप में कम ही होना चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस कमरे का ताप होता है। इस ताप पर यह अभिक्रिया संपन्न होती है। दूसरा कंडीशन, अकार्बनिक लवण जैसे अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फास्फेट विलयन में इसे रख लो, ताकि क्या होता है कि ये एंजाइम को बढ़ावा देता है, एंजाइम को भोजन के रूप में प्रदान करता है। जैसे हमारे पास लवण अमोनियम सल्फेट हो गया और अमोनियम फास्फेट हो गया। इसमें HCl जैसे बोरिक अम्ल जैसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये एंजाइम को नष्ट कर देता है। तो ये कुछ परिस्थिति हैं जिसे आप लोगों को तैयार करना तो कर सकते हैं। तो फिलहाल बनाने की विधि में पहला विधि आप लोग स्टार्च युक्त पदार्थ से, इसे आप लिख लो बच्चों। फिर ये रासायनिक अभिक्रिया तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए, इसके बाद स्टार्च का रासायनिक अभिक्रिया आपने लिख लिया कंप्लीट। इसकी परिस्थिति के बारे में मैंने बात की कि भाई परिस्थिति क्या होना चाहिए। तो पहला टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, कुछ पदार्थ जैसे अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फास्फेट की उपस्थिति होना चाहिए। इसमें परिरक्षक के रूप में जो HCl या H2S नहीं होना चाहिए। H2SO4 के योग कर सकते हैं जिससे ईस्ट की वृद्धि हो जाती है, चाहे बैक्टीरिया की वृद्धि की जांच की सहायता H2SO4 की सहायता से, मतलब बैक्टीरिया वही है भाई, एंजाइम वगैरह, ठीक है। वायु प्रवाह प्राप्त होना चाहिए, मतलब हल्का फुल्का वायु बना रहे वायु की उपस्थिति में। एथिलीन का संश्लेषण कैसे होता है देखिएगा बच्चों, हमारे पास एथिलीन का सूत्र होता है CH2 एथिलीन है। इसको हम H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं। देखिए H2SO4 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहां पर बच्चों HSO4, तो ये बनेगा क्या, ये कैसे अपघटित होता है देखिएगा। ये मिश्रित यौगिक बनाता है, जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CH3 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा आपका CH2 और इसके साथ जुड़ जाएगा आपका HSO4, या इसे हम लिख सकते हैं C2H5HSO4। तो यहां पर ये C2H5HSO4 के रूप में बनता है। फिर अगले स्टेप में इसको जल अपघटित कराते हैं, तो फिर से ये जल का मतलब होता है HOH। तो H जो है बच्चों H2SO4 के रूप में अलग हो जाता है, C2H5OH बनता है। नहीं आया होगा समझ में, हमने उतना अच्छे समझाया नहीं तो कहां समझ में आएगा। इस बार देखिए फिर समझिए, आपका एथिलीन का सूत्र होता है CH211CH2, ठीक है सर। आप H2SO4 को लिख सकते हैं HSO4, ये आपका H2SO4 है। अब देखिएगा ये जो आपका H है यहां पे जुड़ेगा, ठीक है, और जो आपका ये वाला भाग है ये यहां पे जुड़ेगा इस कार्बन के साथ। तो देखिए यहां पे आपका हो जाएगा CH3, फिर ये आपका हो जाएगा CH2 और HSO4, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं C2H5HSO4। ठीक बच्चों, ये पहला स्टेप हो जाता है, ओके, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अगले स्टेप में होता क्या है, यही जो हमारा मिला हुआ यौगिक है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, मतलब C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। ये जब जल के साथ इसे फिर से उबालते हैं तो होता क्या बच्चों, ये होता है HOH। तो ये जो H है ये इसको पकड़ता है, तो आपका बचा C2H5 और OH जुड़ गया और फिर से आपका H2SO4 अलग हो गया। इस प्रोसेस से आप, यदि क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि एथिलीन से आप एथिल एल्कोहल बनाओ, तो इस प्रोसेस से आप बना सकते हैं, एथिलीन से एथिल एल्कोहल बना लो। तो ये रासायनिक अपक्रिया आप दे देना बच्चों। संश्लेषण में एक ही पढ़ो, और भी रासायनिक अपक्रिया, लेकिन उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। संश्लेषण में से कि पेट्रोलियम उद्योगों से प्राप्त एथिलीन गैस को 95% H2SO4 में अवशोषित कराया जाता है एवं परिणामी एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट को जल के साथ उबाला जाता है, फलस्वरूप हमें इथेनॉल मिल जाता है। पेट्रोलियम उद्योग से एथिलीन मिला, उसको हम H2SO4 के साथ अवशोषित करा दिए। जब अवशोषित किया तो मिल गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, प्रोसेस मैंने बता दिया। इसको जब जल के साथ उबालते हैं तो हमें एथेनॉल मिल जाता है। ओके बच्चों, ठीक है। चलिए इसके गुण के बारे में पढ़ना थोड़ा सा। यह रंगहीन द्रव है जिसमें रुचिकर गंध एवं जलने जैसा स्वाद आता है, मतलब जैसे ये रखा होगा तो ऐसा लगा कोई पदार्थ जल रहा है, ठीक है। इसका क्वथनांक नहीं याद करना, ठीक है। गुरुत्व बिल्कुल याद नहीं करना है,
याद ही नहीं करना है, कभी नहीं पूछा गया है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जो याद नहीं करना है, जो नहीं पूछा गया एग्जाम में, तो क्यों याद करें भाई। यह सभी अनुपात में जल में मिश्रणीय, मतलब जल में विलय होता है। इसका मिलाना ऊष्मा क्षेपीय, जैसे मिलाते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होता है, जो आयतन में कमी करता है। ठीक है, और यहां पर लोगों अधिकता में लेने पर यह विष की तरह कार्य करता है, मतलब ये हम शरीर में ले लेंगे इसको तो विष की तरह कार्य करेगा। यह एक अच्छा विलायक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के सभी लक्षण इसमें उपस्थित है, मतलब इसके गुण किसी काम के नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी काम के नहीं इथेनॉल के गुण। ठीक है भाई, ये नोट्स हैं, ये नोट्स प्रॉपर रूप से, जिसको वास्तविक रूप से पूरा डीप में ही पढ़ना है, पर इतना समझो कि एथेनॉल आप लोग बिल्कुल ग्रहण नहीं करना कभी बड़े होकर के। कहीं पे लिखा रहा है एथेनॉल, क्योंकि थोड़ा भी ज्यादा हो जाएगा तो विष का कार्य करेगा। इसका उपयोग हम क्लोरोफॉर्म बनाने में, आयोडोफॉर्म बनाने में पढ़ चुके हैं, क्लोरल बनाने में। क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म ने पढ़ाया है बच्चों, एल्डिहाइड जब पढ़ाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जीव विज्ञान में प्रतिदर्शों के लिए परिरक्षक के रूप में, शराबों के आवश्यक अवयव के रूप में, शराब में कुछ मात्रा में इसकी परसेंटेज बनी रहती है, पेंट वार्निश गोंद आदि बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल हिमरोधी पदार्थ बनाने के लिए, टेरिलीन पॉलीथीन आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दो चार उपयोग यदि आपको याद करना तो कर सकते हैं। पहला नंबर क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म बनाने में, ये तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। क्लोरल बना था, क्लोरोफॉर्म में हम क्लोरल बनाए थे, तब तो हमारा क्लोरोफॉर्म बना था। पहले एथिल अल्कोहल से क्लोरल ही बनता है, इसके बाद क्लोरोफॉर्म बनता है। ठीक है, और कुछ पदार्थों को परिरक्षक के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। शराबों में इसका अवयवी तत्व के रूप, मतलब अवयव के रूप में शराब में इसकी कुछ परसेंटेज मिलाई जाती है। पेंट वार्निश गोंद औषधि क्रियाफल बनाने में, ठीक है, ऑटोमोबाइल रेडिएटर हिमरोधी पदार्थ बनाने में। तो इसका उपयोग भी आज तक में कभी नहीं पूछा गया है। मेन है इसके बनाने की विधियां और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रमुख रूप से स्टार्टिंग में कराया था। तो एथेनॉल के बारे में जितना मैंने कोशिश किया समझाने के लिए उतना आप समझ लो, थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ, है ना। कहीं यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है किसी तरीके से पूछ दिया जाता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं बच्चों जो कि हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और जब नहीं पढ़ते हैं और यदि वहां से एक क्वेश्चन पूछ दिया, अब पावर ऑफ स्पिरिट हमने पढ़ा ही नहीं है, अब क्या करें सर, तो फिर आप लोगों को दिक्कत होती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे टॉपिक को एक बार आप देख लो, एक बार आप थोड़ा सा तैयार कर लो ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।